अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। मानचित्र 1 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत में बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप के उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परिवर्ती मुगल के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों पर बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशिक्षण, दीवानी एवं फौजदारी दलों दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इसमें मुगल साम्राज्य की विशाल क्षेत्र 18वीं शताब्दी में क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियों मिल गई। जैसे जैसे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी से पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आ गई। उत्तरी और तथा पश्चिमी भारत में अनेक हिस्से में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इस समस्याओं को भी गंभीर बना दिया कि कभी कभी ये विद्रोही बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थे। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों को प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। इस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालिक लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया: बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते, लेकिन उन्हें दान में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह के किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसा कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकता है जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवार को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसे कहाँ से देंगे। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षक ने किया था। इनमें से एक
ने मुगल कोष को जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन इसी तरह से किया। 60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोग को उनके कोने से खींचकर बाहर निकाला गया, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने महलों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ा ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों को पारस्परिक प्रतिद्वंद्वों ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। यह अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के काफ़ी समय तक प्रवर्तित मुग़ल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुग़ल बादशाहों फारुखासियर 1713 से 1719, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ बड़े प्रांतों का सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों से अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे एक स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्य को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है: अवध, बंगाल व हैदराबाद। जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों का शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासकों में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ले ली। पुराने मुगल प्रांत में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। ये तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल और अशरफ जहाँ हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों के उन पर भरोसा और विश्वास था। अशरफ जहाँ और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान को जात का दर्जा 6000 था। हैदराबाद उल मुल्क अशरफ जहाँ निजाम उल मुल्क अशरफ जहाँ 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फारुखासियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से अशरफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबारों में चल रहे प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। अशरफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिक तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए गए और उन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह केवल निजाम उल मुल्क अशरफ जहाँ द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मेरठ के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायक के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्वी दिशा में निजाम उल मुल्क अशरफ जहाँ कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर इनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति का उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज।
हैदराबाद में निजाम की हैदराबाद के निजाम की निजी सेवक का एक वर्णन 1790। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा था। अवध बुरहान उल मुल्क सादत खान 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज बने उनमें यह राज सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक गठन। बुरहान उल मुल्क में अवध की सूबेदारी। अपने राज को सुदृढ़ करने की कोशिश में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे। बुरहान उल मुल्क ने अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ताधर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्रों में मुगल प्रभाव का काम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दिया। उसने जागीर के आकार में भी कटौती की। उसे रिक्त स्थान पर अपने निष्ठावान सेवकों की नियुक्ति किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खाते व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड को अफगानों का उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज में मिला लिया। राज ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले निजी इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य का एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके के इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने का खासी छूट दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नई सामाजिक समूह राज्य के राजस्व प्रणाली के प्रबंध का प्रभावित करने लगे। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथों में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव के कम करने के लिए उसने बंगाल में के राजस्व के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों के महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदार को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 1756 में बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। अलीवर्दी खान का दरबार। यदि हम इन राज्यों के अभिलेखों का विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, वे अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारी के मिले थे। विशेषता, वे जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देख करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के लिए तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीन राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके के लिए इजारेदारी की प्रथा जो मुगल द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज और धनी महाजनों तथा वाणिज्य जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारदारे को पैसा उधार देते थे।
बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के करिंदा के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत के धनाढ्य साहूकार और महाजनों को इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई थी। राजपूतों का वतन जागीरी। कई राजपूत शासक ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबार और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवा रखते। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने आसपास के इलाके पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूताना घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों के सूबेदार की दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांगीर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतन के पास पड़ोस के शाही इलाकों में कुछ हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघरानों ने नागौर के जीत लिया और अपने राज में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने रायपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा के सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठा के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। कई राजपूत सरदार ने पहाड़ियों को चोटियों पर किले बनाए गए, सत्ता के केंद्र बने, व्यापक किलेबंदी की। साथ ही इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण फोरे, चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान संरचना और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। मेहरगढ़ किला, जोधपुर। अध्याय 8 है आज़ादी हासिल करना सिख। अध्याय 8 है मैं पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इसमें पंजाब के क्षेत्रीय 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन खालसा के से क्या अभिप्राय है? क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने अध्याय 8 में पढ़ा? राय निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थे में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों को संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिन दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पूर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके महाराणा रंजीत सिंह का तलवार।
अंतर्गत किसान उनकी उपज का 20% के कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा के प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के मुखिया की और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद के सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेश पर पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिक्के इलाके में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इधर क्या है, 17वीं शताब्दी के अंत तक शिवाजी का रूप चित्र। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिसमें अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक के दादा कोंडदेव के मार्ग के निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जवाली पर कब्जे ने उन्हें मावाला पठारों को अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय में मुगलों की चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों का एक परिवार के हाथ में रही थी, जो शिवाजी का उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य का राजधानी बन गया। पेशवाओं के देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सहायता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर कस्बे शहरों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने जाने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9/10% हिस्सा था। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों की से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर से राजस्थान और पंजाब, पूर्वी में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार पर उन्हें संसाधन का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों ने 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी बासवनाथ के पुत्र थे। वह एक मराठा सेनापति थे। उन्हें बिंद के पार मराठा राज के विस्तार का श्रेय प्राप्त है।
तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजयी अभियान पूरा हो जाता था और मराठों के शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इसे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नगर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिन्हें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहड़गढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किले में से एक था। अन्य राजाओं की तरह जाट ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठापित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इस सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वह दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला के जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, वह दीग की इमारत उन्हीं रूपों में नमूने पर बनाई गई। अध्याय 5 और 9 के चित्र 12 को देखें। 18वीं शताब्दी के दीग का राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकार के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक बनी हुई थी। अमेरिका 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांति ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों को विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी